नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। आज हम श्रवण गर्ग जी से पूछेंगे कि दरअसल 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। क्या वो आज के चुनाव के केंद्र में है? क्या उनके बगैर इस चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती? क्या पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके इर्द गिर्द सिमट के रह गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके बगैर चुनाव में जीत सकती है? और सबसे बड़ा प्रश्न जो आज की तारीख में लोगों के दिमाग पर है वो ये कि क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या नहीं बना सकती, या उनको 272 का आंकड़ा वो छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें लेकर आएगी और जो गठबंधन के सहयोगी हैं 400 पार होंगे। अब ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 272 का आंकड़ा छू पाएगी या नहीं छू पाएगी, यानी अपने बल पर केंद्र के अंदर सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। हम जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी जो देश के बहुत बड़े पत्रकारों में जिनका शुमार होता है और साथ ही साथ अपनी बेहद तीखी और बहुत ही खरी खरी टिप्पणी के लिए मशहूर है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, ये जो सवाल है 272 का, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण, मेरे लिए 370 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसको भी 272 मिलेगा वो सरकार बनाएगा। तो चाहे 370 हो चाहे ना, उससे क्या फर्क पड़ता? आपको लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में है कि वो अपने बल पर सरकार बना सकती, 272 का आंकड़ा छू सकती है? देखिए, हम अपनी बातचीत को दो हिस्सों में बांटते हैं जी। पहली बातचीत यह है कि 2019 और 2024 में जबरदस्त फर्क है। हाँ। मतलब कई तरह के फर्क हैं। उसमें यह है कि एनडीए के जो अलाइज थे 2019 में अब नहीं है। वो ताकत अब नहीं है एनडीए की जो 2019 में है। मोदी जी की जो छवि है वो नहीं है। पुलवामा अब नहीं है। राष्ट्रवाद अभी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से है और कई घटनाएं हैं। हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं कि जो 2019 की जो सिचुएशन है वो क्या है। मतलब जो आंकड़ा है 303 का बीजेपी के पास और बहुमत का आंकड़ा 272 का, मतलब 31 सीट्स आगे है, 31 सीट्स ज्यादा है। तो और 400 अगर वो कह रहे हैं कि 400 मिलेगी तो 370 के आगे सिर्फ 30 सीटें और वो मांग रहे हैं। हम पहले इस पर आते हैं कि अभी जो 303 सीटें हैं वो 272 के आंकड़े से 31 सीटें सिर्फ आगे हैं जी। अब ये 31 सीटें कम होंगी कि नहीं होंगी, हम इस पर आते हैं। हम दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि क्या कारण है कि ये सीटें नहीं बचेगी। देखिए, मोटा रीजन है जो मैंने पहले भी सत्य हिंदी की एक डिबेट में डिटेल में बताया है कि जो बीजेपी के 8 स्टेट्स हैं, जो हिंदी स्टेट्स कहते हैं बीजेपी, और जो उनकी बैकबोन है यूपी, एमपी, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और गुजरात, इनमें 200 सीटें हैं और इन 200 सीटों में बीजेपी की खुद की 173 सीटें हैं, 173, और उनके अलाइज, मतलब छद्म अलाइज भी कह सकते हैं, नॉन अलाइज भी, बीएसपी और अपना दल की 12 सीटें हैं। मतलब वो 12 भी जोड़ लें तो 185 सीटें होती है जी। सीधा सा गणित यह है कि क्या ये सीटें जो 2019 की हैं वो वैसे ही कायम रहेंगी, क्या इंटैक्ट रहेंगी क्या, क्योंकि ये सैचुरेशन पॉइंट है। 24 में से 24, 26 में से 26, 25 में से 25, ये इस तरह का गणित है। क्या इन स्टेट्स में 2019 से 2024 के बीच में कोई उथल पुथल नहीं हुई है? क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई है? क्या इस समय शिवराज नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में इस बार रमन सिंह नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में इस बार क्या वसुंधरा नहीं है? क्या मैदान में राजस्थान में, गुजरात में क्या सिचुएशन हुई है? तो हम ये दर्शकों पर छोड़ते हैं कि ये जो 185 सीटें आज बीजेपी के पास है और विपक्ष के पास कुल मिलाकर 15 सीटें हैं, जिसमें असम भी है और
राजस्थान भी है और हरियाणा भी यूपी है भी ले और सकते हैं। सब हैं। तो हम्म, एक मुद्दा सबसे बड़ा ये है जो मैं मानता हूं कि इन 185 सीटों में जबरदस्त तरीके से कमी होना चाहिए। कमी कितनी होगी वो मेरा अनुमान अलग है। दूसरा ये मुद्दा है, ये 200 सीटें हैं आशुतोष जी। जी 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 ये जी। जो 8 स्टेट्स हैं उसकी 200 सीटें। हम्म, दक्षिण भारत की 150 सीटें हैं, हम्म, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तेलंगाना। इसमें बीजेपी के पास आज की संख्या में 37 सीटें, सिर्फ 37, और उसमें कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 शामिल है, जहां की अब उनकी सरकारें नहीं है। 2019 में सिचुएशन अलग थी, तेलंगाना की भी अलग थी और कर्नाटक की भी अलग थी। मेरा ये पूछना है कि ये जो 150 सीटें हैं और बीजेपी की 37 सीटें हैं, तो क्या ये 37 सीटें बढ़ेंगी कि कम होंगी? मेरा मानना है कि ये 37 सीटें कर्नाटक में भी कम होंगी और तेलंगाना में भी कम होंगी। तीसरा बड़ा चंक है जो है वो है, आपने गिना 200 सीटें, 150 सीटें, और अब मैं तीसरा चंक बड़ा आ रहा हूं 130 सीटों का, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यहां जी। बीजेपी के पास 130 में से 58 सीटें हैं। आप क्या मानते हैं कि वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ेंगी? आप क्या मानते हैं कि बिहार में 17 में से बढ़ जाएंगी? आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र में सीटें बढ़ जाएंगी? मेरा ऐसा मानना है तीनों जगह कम होंगी। मैं बाकी देश में नहीं जा रहा हूं। आप अगर इन सब का टोटल लगा लें, 130, 150 और 200, आपको सीटों की नब्ज पता चल जाएगी। मतलब ये बाकी राज्य में मैं अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। मैं कई राज्यों में जा सकता हूं जहां मैंने कैलकुलेट जी किया है। जी जी। मेरा मानना यह है कि बहुत जोर लगाएं, जैसा कि अभी दक्षिण में अब जोर लगा रहे हैं डेफिसिट को कम करने के लिए नॉर्थ का। बहुत लेट है, मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब टू लिटिल टू लेट वाला मामला सिद्ध होने वाला है चुनाव के बाद, क्योंकि ये इनकी नजर अब दक्षिण में इसलिए गई है कि नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में काफी गड्ढे होने वाले हैं। ये तो आशुतोष जी, आपके पास समय भी नहीं है और अपन यहाँ भी संक्षिप्त में बात कर रहे हैं जी, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपको दूसरे पक्ष पर आता हूं। दूसरा पक्ष ये है, या पूरी बातचीत का पक्ष ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे और ये पूरा गणित फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर और ईवीएम की सत्यता पर, ईमानदारी पर कायम है। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो फिर बीजेपी को आप चाहे जितनी सीटें दे दीजिए। जी। एक कॉन्क्लेव, मीडिया कॉन्क्लेव कल दिल्ली में हुआ, आप भी रहे हैं, उसमें मौजूद थे। उनके मैं 3 मुद्दों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, जो मीडिया कॉन्क्लेव होते हैं, वो जो पूछने वाले सज्जन होते हैं, जो भी होते हैं या जो भी थे, उनको पहले सवाल पेश करना होते हैं एडवांस में, इस तरह की हस्तियों से, खासकर प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, और उनसे कुछ बार सवाल पूछवाए जाते हैं कि आप ये जरूर पूछिए क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है या ट्विटर पर या एक्स हैंडल पर ट्वीट मतलब ट्रेंड कर रहा है। जी। मुझे एक पुराने डिबेट का पता है कि एक बहुत ही पत्रकार से ये ने पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री तानाशाह हैं या तो वो उन्होंने जवाब दिया था, शाह साहब ने, कि प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं है। ये 3 साल पहले की बात है जी। अब देखिए, जो 3 सवाल हैं वो बताता है, मतलब 2 चीजें हैं। शाह साहब कितना इरिटेशन था उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज में और प्रेजेंटेशन में, कितने विचलित नजर आ रहे थे, कितनी जोर से बोल रहे थे। अगर उनका जो वॉइस मॉड्यूल है, अगर उसको कैलकुलेट करें
मापें। सीएए पर पूरा का पूरा वो डिफेंसिव थे, पूरे मतलब सीएए पर काफी बोल रहे हैं गृह मंत्री, और ये बताना चाहते हैं कि जो असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है वो बिल्कुल गलत है, वो मतलब जी। किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, हम्म, वो बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये ऐसा कहने की क्या जरूरत है आपको? अगर आप इतने अपोलोजेटिक हैं तो आपको सीएए क्यों लाना चाहिए? आप ये भी कह रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि सीएए वापस नहीं होगा। दूसरा एक सवाल ये पूछा अनंत हेगड़े द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कि 400 सीटें मिल जाएगी तो हम संविधान बदलेंगे। शाह साहब एश्योर करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उनके निजी विचार हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया है जी। तीसरा ये है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, वो कहते हैं कि इसमें काला धन नहीं है और ये पार्टियों के खातों में, पार्टियों के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अमित शाह ये नहीं बताते हैं कि ये देने वालों के अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी स्कीम थी उसमें लिखा गया है कि आपको अपनी बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं है। जी। ये पूरे के पूरे जो साइंस हैं, जो आपके संकेत हैं, दो चीजों को मैंने बताया आपको। एक तो अमित शाह का पब्लिक एक्सपोजर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा जो सीटों का मैंने आपको बताया कि जो एंटी इनकम्बेंसी है 2019 के बाद की, ये कैसी रिफ्लेक्ट करने वाली है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस की जो कल शिवाजी पार्क में रैली होने वाली है, वो गजब की रैली होने वाली है, और उसमें ममता को छोड़कर देश के सभी विपक्षी दलों के नेता मंच पर होंगे, और बॉम्बे के आजाद मैदान या गवली टैंक जिसको कहते हैं, ग्वालियर टैंक कहते हैं, वहां से क्विट इंडिया मूवमेंट की आवाज निकली थी। जी। यहां से कल क्विट मोदी मूवमेंट की आवाज, क्विट मोदी का नारा निकलने वाला है। और ये महाराष्ट्र में राहुल ने जो तूफान पैदा किया है, ये बताता है कि देश में इस समय जो मुद्दा बनने वाला है वो 2019 से अलग की हवा है। ये 2019 नहीं है, ये 2024 है। अब आपका एक जो अंत कंक्लूजन है वो ये, मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे इंडिया अलायंस का जोर भी है और होना भी चाहिए, मोदी जी को कमजोर करने की बात है। मैं इसको मानकर नहीं चल रहा हूं कि मोदी जी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे या डेमोक्रेटिकली छोड़ देंगे। वो ये जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथ मिला रहे हैं, एलजीपी के साथ जो समझौता किया चिराग के साथ, जी। जिस तरह का करना पड़ा, तेलुगु देशम के साथ, बीजेडी के साथ, तमाम दलों के साथ जो वो बात कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों के साथ जो बात कर रहे हैं, राजभोर को कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, निशांत वो उनको जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ये तमाम निषाद पार्टी के नेता को कर रहे हैं, निषाद पार्टी के नेता को कर रहे हैं। ये तमाम बताता है कि अब वो तिनके तिनके बिनकर, तिनके तिनके चुनकर, और जहां से भी संभव होगा पार्टियों को तोड़कर, सांसदों को तोड़कर 2272 के आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है छू भी लें। इसलिए मैं इस बात में मेरी कम मतलब उसको मैं अभी रूल आउट नहीं करना चाहता जी। अनलेस कि कोई स्वीपिंग इसमें लहर पैदा हो जाए देश में, कि उस स्थिति में तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर जा सकती है। पर मैं अभी वो रूल आउट कर रहा हूं। मैं अभी मानता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर कमजोर भी होते हैं तो देश में लोकतंत्र बच जाएगा।
नरेंद्र मोदी का कमजोर होना, 272 सीटों से कम प्राप्त होना, इस बात की गारंटी रहेगी कि देश में अधिनायकवाद 5 साल आगे की किसी तारीख के लिए धकेल दिया जाएगा और संविधान परिवर्तन नहीं होगा, 400 सीटों वाला भी हो या 272 सीटों वाला भी हो। वो अमित शाह ने अश्योर कर दिया है। अमित शाह आश्वस्त हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत अब हो नहीं रही जो वो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।